बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू पर प्रोग्राम में स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में आज अहम खबर है और ये अहम खबर इस एतबार से भी है कि आप जानते ही हैं कि वक्फ बोर्ड या जिसे हम वक्फ एक्ट कहते थे, वक्फ एक्ट 1995, उसी में तरमीम लाने के हवाले से आज पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाई गई है। यानी इस वक्फ के कानून में और वक्फ के इंतज़ाम में तरमीम लाने के लिए आज ये बिल लाई गई है और मुल्क के सबसे बड़े पार्लियामेंट के अंदर मरकज़ी अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने ये बिल पार्लियामेंट में पेश की है। और इस बिल को पेश करने के दौरान यहाँ जहाँ हिज़्ब इक़्तिदार के लीडरान की जानिब से इसमें मुसलमानों की बहबूदी करार दी गई है, वहीं पर अपोजिशन जमातें, ख़ासतौर पर जो इंडिया ब्लॉक की जमातें हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमानों या मजहब पर डायरेक्ट हमला है। क्या है ये वक्फ एक्ट और क्या है ये बिल, ये आपको भी समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज तक जिसे हम वक्फ एक्ट 1995 कहते थे, अब इस बिल के ज़रिए इसका नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट कहा गया है। नंबर 1, आपको याद ही होना चाहिए कि मुल्क में फिल वक्त 30 वक्फ बोर्ड हैं और इन 30 वक्फ बोर्ड में 9 लाख एकड़ अराजी का इंतज़ाम इन्हीं वक्फ बोर्ड्स को हासिल है। और आपको याद ही होना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड्स ये सिर्फ मुसलमानों के वक्फ बोर्ड हैं और मुल्क के अंदर 30 वक्फ बोर्ड है जिनके मातहत अभी 9 लाख एकड़ अराजी का इंतज़ाम है। यानी इस 9 लाख एकड़ पर क्या कुछ करना है, किस तरह करना है, किसको देनी है, कब देनी है, क्या बनाना है, ये सारा इंतज़ाम वक्फ बोर्ड चला रहे थे। और वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट इदारा था और इसका सारा इंतज़ाम वक्फ बोर्ड ही संभाल रहे थे। और इस इमलाक की, इस ज़मीन की, इस अराजी की जो मजमूई कीमत बताई जा रही है, अभी मार्केट वैल्यू जो इसका है सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वो 1.2 लाख करोड़ है। आपको यहां पर भी समझने की जरूरत है कि मुल्क के अंदर 3 अथॉरिटीज अभी हैं जिनके अंदर जो मालिकाना हुकूक है ज़मीनों के, तो उसमें वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर पर है। यानी वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़मीनें और जायदाद रखने वाला तीसरा बड़ा इदारा है या अथॉरिटी है। मुल्क के अंदर जो सबसे पहले अभी 2 इदारे हैं या वजारतें हैं जिन्हें ज़मीन सबसे ज़्यादा है या इमलाक सबसे ज़्यादा है, उसमें रेलवे और वजारत दिफा, यानी डिफेंस और रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीनें अभी उनके मातहत है। और तीसरे नंबर पर अगर कोई इदारा था तो वक्फ बोर्ड था। इतना ही नहीं, आज तक अगर वक्फ की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसमें अगर कोई इशू होता था ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये ज़मीन सरकारी है या वक्फ की है, ये किसी और कोर्ट में नहीं जाती थी, बल्कि वक्फ का एक अपना ट्रिब्यूनल हुआ करता था और वहीं पर इसकी डिस्कशन हो जाता था और वहीं पर इसका फैसला हो जाता था। लेकिन अब इस बिल के अंदर जो तरमीम लाई जा रही है उसमें कहा गया है कि अब इस वक्फ ट्रिब्यूनल को हटाया जाए और अब इसका जो इख्तियार है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होना चाहिए। यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर को होना चाहिए। ये इसमें आज प्रावधान रखा गया है। इससे कबल जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो ऑडिट होता था वो वक्फ बोर्ड करता था, यानी उसकी अथॉरिटी वक्फ बोर्ड को थी। लेकिन अब जब ये तरमीम लाई गई है इसमें यही कहा गया है कि ये अथॉरिटी वक्फ से छुड़ाकर हटाकर कैग को दिया जाए, यानी सेंट्रल कैग को दिया जाए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जनरल जो है, ऑडिटर जनरल जो है, उनको इसके ज़रिए इसका ऑडिट हो जाना चाहिए। ये आज वक्फ के इस अमेंडमेंट बिल के अंदर ये तजवीज़ भी रखी गई है। आज तक वक्फ बोर्ड जो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी रही है, उस हवाले से अगर कोई वक्फ बोर्ड बनता भी था, जो इंतज़ाम चल रहा था इस वक्फ बोर्ड का, तो उसमें मेंबर्स जो होते थे वो मुसलमान होते थे। लेकिन आज इस बिल के अंदर जो प्रावधान लाया गया है, जो तजवीज़ लाई गई है, उसमें यह भी कहा गया है कि इसमें गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। और यही चीज़ जब आज पार्लियामेंट के अंदर उठाई गई, बताई गई किरण रिजिजू जी की जानिब से
तो उस पर फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान की जानिब से, हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान की जानिब से शोर उठाया गया। और केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, सीनियर लीडर है, तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर शोर उठाया। उन्होंने कहा कि हमें इस एक्ट में तरमीम लाने के पीछे बीजेपी के एजेंडे को समझने की ज़रूरत है, उनके असली जो डिज़ाइंस है उनके बकौल उनको समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को मजहब पर हमले से उन्होंने ताबीर किया और कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इस बिल के पीछे बीजेपी के अज़ाइम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बिल मजहब की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने कहा कि मजहब से पहले यह आईन हिंद के बुनियादी जड़ों के खिलाफ है, उनके फंडामेंटल्स के खिलाफ है, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा। केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि आज भी अगर श्राइन बोर्ड है या कोई और हिंदू बोर्ड है तो क्या उसका मेंबर मुसलमान को बना सकते हैं? आज आपने इस ये जो वक्फ बोर्ड है यहाँ पर इंट्रोडक्शन की है किसी गैर मुस्लिम के मेंबर होने की, तो कल कोई और मजहब होगा, क्रिश्चियनिटी होगी, क्रिश्चियन का जो बोर्ड है उसमें भी आप इसी तरह की तजवीज़ रखेंगे। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ मंदिर है मुल्क के अंदर, उनके जो बोर्ड है, तो उसमें भी क्या दूसरे मजहबों के लोगों को मेंबर बनाया जा सकता है? इस तरह के सवालात केसी वेणुगोपाल ने उठाए। न सिर्फ केसी वेणुगोपाल ने बल्कि बहुत सारे लीडरान ने इस पर बोला है। काफ़ी हंगामा पार्लियामेंट के अंदर आज देखने को मिला है और यही वजह है कि फिर इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा, पहले वो देखते हैं। Thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see sir, as per the provision, clearly, composition of the Central Waqf Council, basically, the Central Waqf Fund, where the Waqf property is coming, sir, that is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that, they are giving the Waqf donations. Now, Article 26 is very clear, sir. Freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage these own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with the law. This is Article 26 of the Constitution, sir. Through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitute the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that Guruvayur temple, there is a temple, there was some board. Anybody can believe that that temple there was some board can a non-Hindu? Sir, this is only this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council is correctly an attack on the faith and freedom of religion. Correctly. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jain. Next you will go for Parsi. Next you will go for. Therefore, there is a fundamental principle. के अंदर ये बहस यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि मुतअद्दिद जमातों ने ख़ासतौर पर जो इस बिल के ख़िलाफ़ है उन्होंने अपने एतराज़ात उठाए और उसके बाद ये मुतालबा किया कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। और जब इस तरह का शोर शराबा हुआ, इस तरह की डिमांड्स अपोजिशन की जानिब से आने लगी, तो फिर किरण रिजिजू जी एक बार फिर से अपने निशस्त से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम
वो लोग नहीं हैं कि जो अपोजिशन की बात ना सुने। हम अपोजिशन की बात भी सुन रहे हैं और फिर जहाँ जहाँ पर आपकी तजावीज़ हमें सही लगेगी वहाँ पर दुरुस्त भी करेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो बिल है ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, और यही वजह है कि फिर जब इस पर शोर शराबा हुआ तो फिर इससे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को मज़ीद गौर-खोज के लिए भेज दिया गया है। ने जो स्लोगन दिया है, हमारे एक मंत्र इस सरकार का है, सबका साथ सबका विकास, और ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए क्या? के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के अनुमति प्रदान किया दे। अब माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी कमेटी में जा रहा है। आपने सुना, आपने ये भी देखा कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरह का हंगामा इस बिल को लेकर देखने को मिला। लेकिन एक बात अहम ये भी है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मियां मोहम्मद अल्ताफ़ भी इस बिल को लेकर बोले, और मियां अल्ताफ़ ने कहा कि जमहूरियत के लिए, यहाँ की अदलिया के लिए, यहाँ की डाइवर्सिटी के लिए इंडिया को दुनिया भर में जाना जाता था। लेकिन अगर ये बिल आपने लाया तो इससे हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में बदनाम हो जाएगा। ये अनंतनाग राजौरी से मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमपी मियां मोहम्मद अल्ताफ़ ने कहा। इमेज खराब कर रहे हैं, मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें मत कीजिए। बहुत मशकूर हूँ। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों मियां मोहम्मद अल्ताफ़ जब पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे थे तो उनसे मुअज़्ज़ज़ स्पीकर की जानिब से यही बात बार बार कही जा रही थी कि आप तकरीर न करें, भाषण न दीजिए। लेकिन मुल्क के मुसलमानों का क्या कुछ इस बिल को लेकर कहना है। मौलाना रशदी का इस हवाले से एक रिएक्शन आया है। मौलाना रशदी को आपने मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनलों पर मुख्तलिफ डिबेट्स के अंदर भी देखा होगा, लेकिन उनका ये कहना है कि इस बिल का बुनियादी मकसद मोदी गवर्नमेंट की जानिब से अडानी को बचाना है। आज पार्लियामेंट में बीजेपी ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश किया है। इस बिल के पीछे की मंशा क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दरअसल नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त अंबानी को बचाने के लिए ये बिल लाना चाहते हैं और ये बिल लाए हैं। मसला क्या है, 2002 में अंबानी ने इंटीरिया जो उसका बिल्डिंग है वो जगह 4532 स्क्वायर फीट दिल्ली वक्फ बोर्ड से नाजायज़ तरीके से ले ली, जिसके सारे सबूत ये पेपर्स की कटिंग जो 2015 में पब्लिश हुए। मुंबई हाई कोर्ट में इस पर केस हुआ, सुनवाई चल रही है और नज़दीक है कि उसके ख़िलाफ़
अंबानी के खिलाफ ये बिल, अंबानी के खिलाफ हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ जाए, इसलिए हड़बड़ी में ये बिल लेकर आए ताकि अंबानी को रिलीफ मिल जाए। उसकी वजह क्या है, इनकी नीयत पर सवाल क्यों है? इनकी नीयत पर सवाल इसलिए भी है कि देखिए ये केंद्र सरकार का गजट है। ऊपर लिखा है भारत सरकार, नीचे लिखा है दिल्ली। 1954 में वक्फ एक्ट आया, सरकार ने सर्वे कराया, 1970 में गजट पास किया और सरकार ने बताया कि ये जगह सब वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड इसको हैंडओवर करे। चलिए नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इंतखाबात होंगे उसका तयन आज इलेक्शन कमीशन की टीम के 2 रोज़ा दौरे के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानब से एक टीम जम्मू कश्मीर रवाना की गई है और टीम में इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में श्रीनगर पहुंची और करीब 11 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर श्रीनगर में 6 तस्लीमशुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग मुनक्कद हुई, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी की जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की है। और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफद भी इस मीटिंग में इस वफद से मिला है और इस दौरान नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान भी उनके हमरा थे और उन्होंने क्या कुछ इस कमीशन से कहा उसका इजहार उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए भी किया। और हमने इनसे कहा कि 2018 से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं है, एक एलजी साहब और उनके एक आधा एडवाइज़र और चंद अफसरान इस रियासत को नहीं चला सकते। हमारी मुश्किलात बहुत हैं, पॉलिटिकल मुश्किलात हैं, हमारी डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात हैं। हर तरह को एक माइक्रो लेवल पे जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हों तो लोगों को राहत मिल सकती है। उसलिए हमें इन्होंने भी इत्मीनान दिया है कि इस दफ़ा इलेक्शन इंशाल्लाह उम्मीद है कि होंगे। पीडीपी की तरफ से भी यासिर नक्काश और मोहम्मद खुर्शीद आलम पर मबनी एक वफ़द जो है वो इस कमेटी से मिला है और इस दौरान उन्होंने भी अपनी तजावीज़ वहाँ पर रखी हैं और खुर्शीद आलम ने कहा कि उन्होंने कमीशन तक ये बात पहुँचाई कि यहाँ के लोगों को काफ़ी लंबे वक्त तक जमहूरियत से दूर रखा गया है। अगर यहाँ सब कुछ सही है तो क्या वजह है कि असेंबली इलेक्शन नहीं कराए जा रहे? मैं कहूँगा हमारे पास जितने अल्फाज थे एट आवर कमांड, वी ऑल पुट देम डिमांड ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने मौसर तरीके से इफ़ेक्टिवली कमीशन के सामने रखे हैं कि यहाँ के लोग जमहूरियत पे जमहूर से जो एक तरीक़ेकार से दूर रखे गए हैं फॉर द लास्ट 6 years। 2018 में यहाँ की सरकार को गिराया गया, लास्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 2014 और आज 10 साल से एक नए इलेक्शंस नहीं हुए जो 6 साल से ड्यू हैं हमारे। तो सारे कवायद हमने उनको बता दिए, पार्लियामेंट इलेक्शंस पुरअमन हुए, 1 करोड़ टूरिस्ट आ गए, यात्रा पुरअमन तरीके से हुई, तो फिर क्या वजूहत हैं? देयर शुड बी। रविंद्र शर्मा की सरबराही में कांग्रेस का एक वफ़द भी आज इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात हुआ और उन्होंने भी अपने नुकात वहां पर रखे और सबसे बढ़कर इस टीम ने कांग्रेस की जो टीम थी उन्होंने यही बात कही है कि इलेक्शन इस बार मुलतवी नहीं हो जाने चाहिए क्योंकि कोई रीज़न नहीं है। न सिर्फ कोई रीज़न नहीं है बल्कि ये भी कहा है कि अवाम जो है वो एक एलजी सरकार के अंदर पिस रही है और उन्हें जमहूरी हुकूक नहीं मिल रहे हैं। हमने तय किया कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, हम तैयार हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, उसमें सिक्योरिटी जो है सब पॉलिटिकल पार्टीज को और अपोजिशन को देनी चाहिए और हमने बता दिया कि अपोजिशन के और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों को भी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। पहले तो वोटर की सिक्योरिटी इंश्योर करिए, वर्कर्स की भी करिए और फिर लीडर्स की भी करिए, ये हमने कह दिया। और फिर हमने बात की है कि जो ट्राइबल लोग, नोमैडिक लोग इस वक्त पहाड़ों पे हैं, उनके लिए कोई हर्षदेव सिंह भी आज इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात हुए और उन्होंने कमीशन से यही कहा कि यहाँ पिछले कई सालों से बीजेपी की प्रॉक्सी सरकार चल रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर के लोगों के हवाले कर दिया गया। हर्षदेव सिंह ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। 2018 में असेंबली भंग हुई थी और 6 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को अपने बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है और चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होना बहुत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 30 सितंबर से पहले, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, मैंने रिट फाइल की थी और 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अमल करना हो। नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।